एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अवदान एजुकेशन। मेरा नाम निधि है और मैं अवदान आईएएस एकेडमी की डायरेक्टर हूँ। So as requested, I've come up with a series of videos related to parliamentary committees. ये एक ऐसा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का या इंडियन पॉलिटी का जो हम कई बार जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज थोड़ा सा बोरिंग लगता है पढ़ने में और लगता है पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा टफ भी लगता है समहाउ। सो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके समझाऊं। 3 से 4 सीरीज में ये वीडियो बनेगा। आई विल बी टेकिंग अप स्मॉल पोर्शंस। सो 20-25 मिनट्स का एक वीडियो रखूंगी और कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स पार्लियामेंट्री कमिटीज से रिलेटेड पूरे क्लियर हो जाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू दी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट दी बेल आइकन सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें चैनल से पर जो भी चीज़ें अपलोड होती हैं, जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसके संबंध में। इसके साथ साथ आई जस्ट होप एंड विश दैट आप लोग सब अपने अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे एंड यू आर टेकिंग ऑल दी नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड फॉलोइंग दी गवर्नमेंट गाइडलाइंस so that you can be safe and your families can be safe. So we'll be starting with the parliamentary committees today. Let's start the class. पार्लियामेंट्री कमेटी, थोड़ा सा ना इसको समझने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी जब हम नाम सुनते हैं, संसदीय समिति जिसको हम बोलते हैं, तो क्यों जरूरत है संसदीय समिति की? संसद हमारे पास है जो काम करती है, जो विधायिका का काम करती है। संसद क्या है? विधायिका का काम करती है मेजरली, जो हमारा पार्लियामेंट के दोनों सदन है। जब विधायिका हमारे पास है सारे विधान बनाने के लिए, लेजिस्लेटिव एक्शंस लेने के लिए, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज की क्या जरूरत है? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इतना सारा काम पार्लियामेंट को करना होता है, इतने सारे डिसीजंस पार्लियामेंट को लेने होते हैं, तो ना तो और सेशंस हमारे पास कितने होते हैं? हमारे यहाँ पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं, जैसा कि हम सब जानते भी हैं। दीज सेशंस आर नॉट वेरी समटाइम्स दे वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, लेकिन कई बार इश्यूज हो जाते हैं कि पार्लियामेंट में ढंग से काम ही नहीं हो पाता। बहुत सारे जो बिल्स होते हैं वो बिना डिस्कशन के पास करने पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दी लिमिटेशन ऑफ टाइम। 3 सेशंस कंडक्ट करने हैं, इश्यूज हो जाते हैं ऑपोजिशन के, कोई भी पार्टी रूलिंग पार्टी हो, तो ऐसे में एक ऐसी व्यवस्था का होना जरूरी है जो पूरे साल काम करे, नंबर 1। नंबर 2, एक्सपर्ट्स हो उसमें एक्सपर्टीज हो कि जितने भी लेजिस्लेटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, दे आर टेकन, द बिल्स दैट आर कमिंग अप, उनको ढंग से उनकी स्क्रूटनी की जा सके, उनका एनालिसिस किया जा सके, सो दैट जो भी लेजिस्लेचर जो भी लेजिस्लेटिव चीजें लेकर आ रहा है, जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं, दे आर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, राइट, दे आर इन द राइट डायरेक्शन, कुछ भी वेग ना हो। तो इस वजह से पार्लियामेंट्री कमिटीज का होना जरूरी है, संसदीय समितियों का होना जरूरी है। एट द सेम टाइम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट डज मेक अ मेंशन ऑफ दीज पार्लियामेंट्री कमिटीज। मेंशन तो करता है लेकिन कोई प्रोविजंस इन कमिटीज से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए हैं, विच मीन्स देयर नो आर्टिकल्स रिलेटेड टू दीज कमिटीज। We will see parliamentary committees when we talk about the legislative procedure in the parliament, right? जब संसद में हम विधायिका संबंधित कार्य देखते हैं तो वहां पे हम कमिटीज का जिक्र देखते हैं जो कि संविधान में किया गया है, but at the same time they are not given the procedures. It does not have the provisions regarding these committees, like इनका composition कैसा होगा, इनका tenure क्या होगा, या कोई भी इनकी फंक्शनिंग कैसी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? तो ये सारा मैटर कौन डील करता है? दीज मैटर्स आर डेल्ट विद बाय द रूल्स ऑफ बोथ दी हाउसेस। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि जो कमिटीज हैं वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा के, उनके अंतर्गत इसके प्रोविजंस किए गए हैं रिगार्डिंग द ड्यूरेशन, रिगार्डिंग द काइंड ऑफ फंक्शन दे हैव, द कॉम्पोजिशन एंड एवरीथिंग, राइट? आई होप दिस इज द बैकग्राउंड इज क्लियर टू you. Now, what would compose a parliamentary committee? So this is very important. You should know कि कमिटी अगर बनाई गई है किसको हम संसदीय समिति कहेंगे। अगर कोई समिति है, if there is a committee which is appointed or elected by the house or nominated by the speaker and chairman, जब हम स्पीकर और चेयरमैन कह रहे हैं तो स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइट?
तो या तो ये अपॉइंट की गई हो या फिर इलेक्ट की गई हो बाय द हाउस, जो सदन है उसने इसको निर्वाचन किया हो इसका, या फिर नॉमिनेट की गई हो स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा। दोनों सदनों की अलग अलग समितियां भी होती हैं और कुछ कंबाइंड समितियां भी होती हैं, ठीक है। वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द हाउस और टू द स्पीकर एंड चेयरमैन। दोनों किसके डायरेक्शन में काम करेंगे? स्पीकर या चेयरमैन के डायरेक्शन में काम करेंगे। अपनी रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत करेंगे, जिस भी सदन की समिति है, या फिर स्पीकर और चेयरमैन को सबमिट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। दी सेक्रेटरीट फॉर विच इज प्रोवाइडेड बाय लोकसभा और राज्यसभा, और उनके लिए जो सचिवालय होगा वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा उन्हें? लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। सो अगर ये कोई भी समिति ये 4 कंडीशंस पूरी करती है, it satisfies all these conditions, then only it is going to be called a parliamentary committee. So this particular slide becomes important क्योंकि you can have a question in UPSC in which they can give you these options, or they can erase one of the option and put in some other option, and they can ask you whether these conditions satisfied for a committee to be a parliamentary committee or not, right? So you should know these clearly. It has to be elected by, appointed by or nominated by the house, speaker और chairman। डायरेक्शंस में काम करेगी स्पीकर और चेयरमैन की। अपनी रिपोर्ट जो है वो सदन को प्रस्तुत करेंगी या स्पीकर और चेयरमैन को प्रस्तुत करेंगी, जिस भी सदन की कमेटी है। और सेक्रेटरीट किसके द्वारा इसका प्रोवाइड किया जाएगा? बाय लोकसभा एंड राज्यसभा। सो बेसिकली वी कैन जस्ट कट डाउन या नैरो डाउन टू दिस one point, that rules of procedures of parliament plays an important role। इसके अनुरूप ये काम करती है, करेक्ट? चलिए, now very important point again, very important point, we have to remember that a minister, when we talk about a minister, means out of the council of ministers. It can be a cabinet rank minister, right? It can be a deputy minister, it can be minister of state, कोई भी हो सकता है। तो जो मिनिस्टर्स हैं वो नहीं एलिजिबल हैं फॉर इलेक्शन और नॉमिनेशन टू दी देयर सेवरल कमिटीज। तो कोई भी मिनिस्टर एलिजिबल नहीं होगा इलेक्शन के लिए या नॉमिनेशन के टू दी फाइनेंशियल कमिटीज। जो भी फाइनेंशियल कमिटीज होगी उसमें departmental standing committees, there are how many departmental standing committees? I would be of course telling you this thing, but there are presently, yes, you have to okay, give me the answer in the comment section so that I'll get to know that you all are reading these things। वैसे आपको आगे पता लग जाएगा, but still, है ना? The committees on empowerment of women, जो महिला सशक्तिकरण संबंधित कमिटीज होंगी, गवर्नमेंट अश्योरेंस कमिटीज जो होंगी, पेटिशंस जहां पर आएंगी जिन कमिटीज में, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमिटीज जो होंगी, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सो दीज आर द कमिटीज जहां पे कोई भी मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी। प्लीज रिमेंबर द कमिटीज वेयर मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन और नॉमिनेशन, करेक्ट? हमने कहा ना एक इफेक्टिव तरीके से लेजिस्लेशंस होने चाहिए, इफेक्टिव तरीके से लॉज आने चाहिए। तो क्या किया गया कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को हटा दिया गया इन सम कमिटीज कि वो उसमें तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी। जब हम संसदीय समिति की बात करते हैं तो मेजरली वो 2 तरह की हैं। वन इज स्टैंडिंग कमिटी एंड द अदर इज एड हॉक कमिटी। संसदीय समितियां 2 तरह की होती है। स्टैंडिंग कमिटी मतलब परमानेंट कमिटी, ठीक, रेगुलर कमिटी होती है। एड हॉक कमिटी टेम्परेरी कमिटीज, किसी स्पेसिफिक काम के लिए उनको बनाया जाता है और जैसे वो काम पूरा होता है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, वो खत्म हो जाती है, करेक्ट? तो स्टैंडिंग कमिटीज आर परमानेंट एंड रेगुलर कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर और पीरियोडिकली एंड वर्क ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस। ये हर साल कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं, एक पीरियड के अंतराल में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, बनाई जाती हैं, और ये कंटिन्यूअस काम करती हैं, साल भर काम करती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, राइट? स्टैंडिंग परमानेंट कमिटीज हैं। Just remember these are very important points. Ad hoc committees are appointed for a specific purpose. किसी specific purpose के लिए इन्हें constitute किया जाता है, and they cease to exist
ऑन कंप्लीशन ऑफ द टास्क असाइन टू देम, और जैसे ही उनका काम जो उनको दिया गया है वो पूरा हो जाता है, इनको डिसॉल्व कर दिया जाता है, खत्म हो जाता है। नाउ स्टैंडिंग कमिटीज, on the nature and on the basis of nature and function performed by them, these standing committees can be classified into the following 6 categories. अब जिस तरह का उनको काम दिया गया है, जिस तरह का काम वो करती हैं, जिस नेचर ऑफ फंक्शन जो होगा जो वो करती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज को हमने 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो स्टैंडिंग कमिटीज आर permanent committees, right? So what are these 6 categories? Very, very important. 3 financial committees. Now there are 3 financial committees. 3 financial committees होती हैं। अब financial committee में a minister cannot be a, minister is not eligible. ये हमने previous slide में देखा है, if you remember, financial committees, right? तो यहाँ पे कोई भी minister appoint नहीं किया जाएगा in all the 3 financial committees. Remember this thing. What are the 3 financial committees? They are Public Accounts Committee, Estimates Committee, and they are Committee on Public Undertakings. Correct? तीनों financial committees हैं. We'll be dealing with them in the separate video. ठीक है? Now there are 24 departmental committees. This is what I was asking you. How many departmental committees are there? There are 24 departmental committees. Guys, when I ask you questions, I would request you to please answer those questions in the comment section, so that I'll get to know कि आप लोग seriously पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है? तो 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज होती हैं। डिपार्टमेंट एज इन द मिनिस्ट्रीज देयर आर, द डिपार्टमेंट देयर आर, उनके लिए भी परमानेंट कमिटीज होती हैं जो पूरे साल काम करती हैं। ऐसा नहीं है अचानक एक मिनिस्ट्री ने कोई प्रपोजल दे दिया, एक बिल लेकर आ गए, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क डन beyond the sessions of the parliament, also in the parliament, right? Then there are other committees like committee to inquire. अब इन डिपार्टमेंटल कमिटीज और फाइनेंशियल कमिटीज के अलावा we'll be dealing with these committees separately. These are important committees. UPSC has been asking questions related to them very frequently, especially the financial committees. Regular questions आते हैं। बाकी committees on to inquire जिस तरह की committees हैं, इसमें फटाफट we'll be quickly dealing with them. So committees to inquire में inquire करना मतलब जांच करने वाली committees होंगी। तो कहाँ कौन कौन सी committees होंगी? Committee on petition. अब petition वाली जो committee थी उसमें भी हमने देखा था ना कि there is no minister there. तो कोई भी जो पिटिशंस आती हैं उसके संबंध में जो समिति होगी। कमिटी ऑन प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल द कमिटी एंड इटसेल्फ, है ना। एथिक्स कमिटी, जो एथिक्स की कमिटी होगी वो भी इंक्वायर करेगी कि सब लोग ठीक से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एथिकली काम हो रहा है कि नहीं, और ऑल दोस थिंग्स दे इंक्वायर ऑन टू दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज योर कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। नेक्स्ट कमिटी कौन सी हो गई? जो स्क्रूटनाइज करती है, मतलब एक एक चीज को पिन पॉइंट करके एक चीज को स्क्रूटनी करना है एक चीज की। एंड कंट्रोल, और एक चेक बनाने के लिए जो कमिटी गठित की जाती है। कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, जो सरकार ने एश्योरेंसेस दी हैं उससे संबंधित कमिटी। ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन जो लेजिस्लेशंस बन रहे हैं उसके सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशंस को लेकर भी कमिटी बनती है। What does this committee do? If you want to know, अगर आपको पता है, you can give me an answer to this. Otherwise, these committees, they basically do what do? ये एग्जामिन करते हैं कि एग्जामिन करके रिपोर्ट करते हैं सदन को कि जो लेजिस्लेशन बनाने के, रेगुलेशंस बनाने की जो पावर हैं जो दिए गई हैं पार्लियामेंट को या कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन जो दिए हैं एग्जीक्यूटिव्स को, उनको सही तरीके से भी एक्सरसाइज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, राइट? करेक्ट। नाउ कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, व्हाट इज दिस? तो इसमें इस कमिटी में क्या किया जाता है? इट एग्जामिन्स ऑल द पेपर्स लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, और वो ये चेक करती है कि जो भी पेपर्स सदन में प्रस्तुत किए गए हैं वो कंप्लाई करते हैं विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रिलेटेड एक्ट और रूल, उसके साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। नेक्स्ट इज कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज। इस कमिटी में क्या है? वेलफेयर, ये देखती है फंक्शंस बेसिकली टू जो आपकी नेशनल कमीशन ऑफ एससीज एंड एसटीज है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको कंसिडर करती है इससे, और जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, वेलफेयर के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह के सारे मैटर्स से ये डील करती है। इट टेक्स लाइक कि उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी वेलफेयर रिलेटेड जो भी स्कीम चलाई जा रही है सरकार द्वारा, प्रोग्राम्स जो हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन,
अब ये क्या करेगी, ये नेशनल कमीशन ऑफ विमेन जो है उसकी रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। यहाँ पे ये लोग नेशनल कमीशन ऑफ एससीज एसटीज की रिपोर्ट भी एग्जामिन कर रहे हैं ना, साथ साथ ये भी चेक कर रहे हैं कि सारे सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसे ही कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, इट ऑल्सो कंसिडर्स द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर विमेन, और साथ में ये देखती है कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो भी मेजर्स लिए हैं टू सिक्योर दी सेफ्टी, स्टेटस, डिग्निटी और महिलाओं के हर फील्ड में वो सही तरीके से लागू किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, किस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं। नाउ जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नाउ जॉइंट कमिटी मींस ये दोनों सदनों की है, एक ही कमिटी होगी, करेक्ट। तो ये कमिटी क्या करती है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एग्जामिन करती है, और अगर इसको लगता है इट फाइंड्स आउट समबडी हु इज होल्डिंग दीज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ये रिकमेंड करती है कि ऐसे पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए फॉर फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। तो कोई व्यक्ति अगर कहीं और इन्वॉल्व है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में विच इज नॉट एक्चुअली डिफाइंड, व्हाट ऑल डज नॉट कम इनटू अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दैट इज डिफाइंड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चीज चेक करती है। तो दिस इज स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, एक तरह से चेक की तरह आ गया ये। एंड देयर आर लॉट ऑफ कमिटीज इन दिस आल्सो जहां पे द मिनिस्टर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट वी हैव द कमिटीज रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। अब सदन की जो कार्रवाई है उसका जो डे बिजनेस जो चल रहा है, जो काम चल रहा है, उसके संबंध में कमिटीज बनी हुई हैं। एंड दीज आर ऑल स्टैंडिंग कमिटीज, रिमेंबर दीज आर ऑल स्टैंडिंग कमिटीज, करेक्ट। तो फर्स्ट है इसमें बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। इसका काम क्या है, ये कमिटी रेगुलेट करती है प्रोग्राम एंड द टाइम टेबल ऑफ द हाउस, जो भी दिन का सदन की जो कार्यवाही होगी उसको और जो प्रोग्राम होगा उसको देखेगी। उसके अलावा टाइम एलोकेट करेगी, कितना ट्रांजैक्शन के लिए टाइम चाहिए लेजिस्लेटिव और जो भी सदन के समक्ष चीजें लेकर आई जा रही हैं, तो ये वाला काम ये करती। डे टू डे हाउस का जो होगी ना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कैसे काम चलेगा, सदन कैसे काम करेगा। नेक्स्ट इज कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशंस। Now we have two kind of bills that are presented in the parliament, the public bills and the private members bill. तो public bills is the government के bill, private member bills is any member who is other than the minister, जो भी सदन में सदस्य हैं जो मिनिस्टर नहीं है उनके द्वारा जो बिल लाए जाते हैं। तो ये क्या करती है, ये चेक करती है उनको, उनके बिल्स को क्लासिफाई करना, उनको टाइम एलोकेट करना उनके डिस्कशंस के लिए बिल्स पे, और इस तरह की कुछ भी जो चीजें इससे संबंधित जो भी होती हैं वो ये कमेटी काम करती है, करेक्ट। ये कमेटी जो है प्राइवेट मेंबर्स बिल कमेटी, दिस इज ओनली इन लोकसभा, ये एक्सक्लूसिवली लोकसभा में है। राज्यसभा डज नॉट हैव अ कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल, ठीक है। राज्यसभा में ये वाला जो काम है प्राइवेट मेंबर वाला, दिस इज डन बाय परफॉर्म बाय द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये वाली कमेटी काम करती है ये वाला, रिमेंबर दिस, ठीक है। कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल इज एक्सक्लूसिव कमेटी ऑफ द लोकसभा, और जो प्राइवेट मेंबर के बिल या रेजोल्यूशन से संबंधित जो भी प्रावधान जो भी चेक किया जाएगा उस कमेटी में, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा किया जाएगा राज्यसभा में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा प्लीज आप। नेक्स्ट इज रूल कमेटी। अब रूल कमेटी क्या करेगी, it would consider the matter of procedure and the conduct of business in the house and also recommend the necessary amendments or additions to the rules of the house, ठीक है, करेक्ट। क्या करती है ये, जो भी चेंजेस आने की जरूरत है, जो भी प्रोसीजर्स हैं उसमें क्या कुछ बदलाव तो जरूरत नहीं है, जरूरत है तो उसमें कैसे रिकमेंड करेगी चेंजेस के लिए, या कुछ और ऐड ऑन करने होंगे, इस तरह की चीजें करती है। Okay, though I'm telling you these things, at the same time I would request you to go to the read Lakshmikant for once for the parliamentary committees, और साथ में क्योंकि मैं आपको बहुत briefly यहाँ पर करा रही हूँ, आप इसको डिटेल में पढ़िएगा, just go through it once, एक बार पढ़ लीजिए, and if still you have doubts you can come back to me and ask. You don't have to remember the chairman or anything of these committees, the other committees. The important are the financial committees जहाँ से questions पूछे जाते हैं, but yet you should know about the committees because you just never know what UPSC is going to ask, correct? So just go through it once, otherwise जो information मैं आपको provide कर रही हूँ that is sufficient for exams, for UPSC and for state service as well. Next is your housekeeping committee. अब housekeeping committee कैसे काम करेगी, housekeeping committee का मतलब क्या हुआ, जो भी facilities दी जा रही हैं
मेंबर्स को जो फैसिलिटीज दी जाती हैं, इस तरह के जो काम करेगी वो हाउस कीपिंग कमेटी करेगी, या सर्विस कमेटी उसको बोलते हैं। तो ये होगी एक तो जनरल पर्पस कमेटी, जो जनरल चीजें चेक एडवाइज ऑन दी जनरल थिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। देन इज योर हाउस कमेटी, ये कमेटी डील करती है रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ऑफ मेंबर्स, और उनको कैसे फूड मेडिकल एड प्रोवाइड करनी है उसको लेकर, हॉस्टल्स वगैरह। देन इज योर लाइब्रेरी कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी क्या करती है, इट टेक्स अपॉन दी, जो लाइब्रेरी में एक्सेस है मिनिस्टर्स का या मेंबर्स का, उससे संबंधित है ये जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे मेंबर्स, उसको असिस्ट करना। नेक्स्ट इज जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स, ये कमेटी इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के द्वारा। 1954 का ये एक्ट है, इसके अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और ये रूल्स फॉर्म करती है फॉर रेगुलेटिंग दिस पेमेंट ऑफ सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ द एमपीज। करेक्ट, दिस इज फॉर बोथ दी हाउसेस, बोथ दी हाउसेस जॉइंट कमेटी है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें लोकसभा से भी मेंबर्स होंगे और इसमें राज्यसभा से भी होंगे। लाइक इट हैज द टोटल मेंबरशिप इज 15 फॉर दिस कमेटी, जिसमें 10 मेंबर्स होते हैं आपके सॉरी, इसमें 10 मेंबर्स आपके होते हैं फ्रॉम लोकसभा एंड 5 मेंबर्स कम फ्रॉम राज्यसभा से 5 मेंबर्स। तो टोटल मेंबरशिप कितनी हो गई इसकी, 15। ज्वाइंट कमेटी, जब ज्वाइंट कमेटी की बात कर रहे हैं तो ये दोनों को कंबाइन होगी, सिंगल सिंगल कमेटी की बात करें दोनों सदनों की अपनी अपनी कमेटी होगी। राइट, नाउ दी एड हॉक कमिटीज, हमने देखा दो तरह की कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी एंड एड हॉक कमिटीज। तो नाउ कम्स दी एड हॉक कमिटीज, मतलब टेम्परेरी कमिटीज, जिनका काम क्या है, जिनका काम सिर्फ तब तक है जब तक वो जो जॉब जो जॉब इनको दिया गया है तब तक ये जॉब फुलफिल करती है, तब तक ये होती हैं। द मोमेंट दैट वर्क इज डन दे सीज टू एग्जिस्ट। राइट, तो इसमें दो टाइप की कमिटीज होती हैं, दे आर द इंक्वायरी कमिटी एंड दी एडवाइजरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी, यहाँ पर भी इंक्वायरी कमेटी गठित की जा सकती है, लाइक वी हैव अ इंक्वायरी स्टैंडिंग कमेटी आल्सो, लेकिन वो रेगुलर बिजनेस के लिए, रेगुलर कंडक्शन ऑफ बिजनेस के लिए, यहाँ पे इंक्वायरी कमेटी होती है स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, विल कम टू दैट। एंड दी अदर वन इज एडवाइजरी कमेटी, जो सलाहकारी समितियां होती हैं, ये भी एड हॉक होती हैं, ये कभी कभी किसी लेजिस्लेशन के लिए, किसी बिल के लिए जो संसद में आया है उसके लिए स्पेशली इनको क्रिएट किया जाता है, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उस पर्टिकुलर बिल के लिए, और जैसे ही अपना ये स्क्रूटनी करके उसकी पूरी एनालिसिस करके रिपोर्ट सबमिट करती हैं, दे सीज टू एग्जिस्ट। नाउ व्हाट आर द इंक्वायरी कमिटीज, दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम ईदर बाय द टू हाउसेज ऑन मोशन अडॉप्टेड इन दैट बिहाफ। तो इनको समय समय पर गठित किया जाता है, कैसे, किसी मोशन के द्वारा जो पर्टिकुलर इस पर्पस के लिए आया हो सदन में, और बाय द स्पीकर और चेयरमैन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। या तो सदन द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इनको, ठीक है, सदन ही प्रस्ताव लेकर आ जाएगा, या फिर ये स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा भी गठित की जाती हैं, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को लेकर उसमें इंक्वायरी करनी है और उसमें रिपोर्ट देनी है स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे। लाइक दिस हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम, और इसमें दे कैन बी जॉइंट कमिटीज ऑल्सो, दे कैन बी इंडिविजुअल कमिटीज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, जो बोफोर्स है आपका, है ना, बोफोर्स में जो इश्यूज हुए हैं, बोफोर्स को देखकर उससे संबंधित कमेटी होगी, जो बोफोर्स के पूरा जो डिटेल चीजें हैं उसमें कैसे हुआ क्या हुआ उसके सारे इश्यूज को इंक्वायर करेगी। देन देयर वुड बी अ कमिटी ऑन फर्टिलाइजर्स प्राइसिंग which is a joint committee. Bofors committee is also a joint committee basically, या committee of members of parliament local area development scheme, MP lads को लेके कमेटी बना दी गई है जो चेक करती है। उसके अलावा कोई एग्जाम्पल कुछ कमेटी हो सकती है, जैसे जो कुछ मेंबर्स के कंडक्ट को इंक्वायर करने के लिए, प्रेसिडेंट के एड्रेस के दौरान किसी ने कुछ मिसबिहेव किया, कोई एब्सेंट हो गया, तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए गठित कर दी जाती है, तो स्पेसिफिक रीजन के लिए इनको लाया जाता है। देन इज योर एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी क्या होता है, दे इंक्लूड सेलेक्ट और जॉइंट कमिटीज, ये सिंगल भी हो सकती हैं और जॉइंट कमिटीज भी हो सकती हैं, ऑन बिल्स विच आर अपॉइंटेड टू कंसिडर एंड रिपोर्ट ऑन पर्टिकुलर बिल्स। करेक्ट, तो ये क्या है, ये सेलेक्ट या जॉइंट कमिटीज भी हो सकती हैं और ये किसी पर्टिकुलर बिल के लिए होती हैं। There's a comma here. Correct.
तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एडवाइजरी कमेटी गठित कर दी जाती है किसी स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव बिल के लिए, उसको पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए, उसको कंसिडर करने के लिए और उसकी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए. And the procedure to be followed by this committee is laid down in the rules of procedure and direction of the speaker. और इसके लिए जो प्रोसीजर होगा जो फॉलो करेगी कमेटी वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन होगा और जो भी डायरेक्शन इसको स्पीकर देगा उसके अनुरूप ये काम करती है. इन दिस वे दे फॉर्म अ डिफरेंट, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एडहॉक कमिटीज. ये अलग होती हैं थोड़ी सी एडहॉक कमिटीज जो बाकी एडहॉक कमिटीज हैं उनसे. करेक्ट. So I guess this is it for today. We'll be discussing the departmental committees in the next class and then the financial committees also in the other class. I hope आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज की रेलेवेंस समझ में आ गई होगी, क्यों इनकी जरूरत है आपको समझ में आ गया होगा. I would request you to please go to the parliamentary committees chapter in Lakshmikant and just have a reading of it, so that you'll have a better understanding of the topic. And any kind of doubts you can always ask me in the comment section. Thank you so much everyone. And don't forget to subscribe to the channel and also share it with your friends. There would be somebody who would need, this kind of assistance. So it will reach to those people. Thank you again.